हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी की प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और गॉड से दुआएं करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से बहुत शानदार चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन शानदार सेशन होगा। और जो सेशंस हैं जितने भी हैं वो सारे एनएचएम से जितने भी एग्ज़ाम्स अपने निकल सीएचओ का हो, जीएनएम का हो या किसी भी प्रकार की कोई भर्ती हो, स्टेट की हो, ठीक है, तो वो सभी में ये क्वेश्चंस काम आएंगे, आपके बहुत हेल्पफुल हैं। और नेक्स्ट, आरएनए टीम से कंटिन्यू जुड़े रहें, आगे भी बेस्ट ही होगा। सुबह मॉर्निंग क्लास में डीपी सर ने आप सबको बता दिया था, ठीक है। तो आई होप आप सबको बहुत शानदार अच्छी चीज़ लगी होगी। तो आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप पीडीएफ टेस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आपको दिया गया है मौका, इसे ना करें। और देखिए फ्रेंड्स, जॉब लग जाइए, जितना जल्दी जॉब लगोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे और बातें करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो माता रानी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत शानदार सेशन होगा। प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, लिसन राइट नाउ स्टार्ट। वाइटमिन सप्लीमेंटेशन नीड आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड्स को गैस्ट्रेक्टोमी, किसी पेशेंट का गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है, क्या हुआ है, ये आपका स्टोमक है, ठीक है, और ये आपके डोडेनम, जूजेनम, इलियम, ठीक है। तो ये आपका बोल रहा है गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया है। जब आपने किसी पार्ट का गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया है तो कौन से वाइटमिन की सबसे ज़्यादा नीड होगी, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ एक बार राइट आंसर ज़रूर बताएगा कौन से वाइटमिन की ज़्यादा नीड होगी। वाइटमिन ए हम रेटिनॉल्स के लिए देते हैं, वाइटमिन डी कैल्शियम, और वाइटमिन ई स्टेरिलिटी, और वाइटमिन बी12। तो फ्रेंड, गैस्ट्रेक्टोमी के लिए जो हम वाइटमिन देते हैं वो वाइटमिन बी12 देते हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था, इंटरशेयर फैक्टर्स के बारे में भी बताया था, और यहाँ पे भी मैंने बताया था, ठीक है। आर बाइंडर भी होता है, ठीक है। ये हमारे स्टोमक के आके स्टोर होते हैं, फिर यहाँ से इनका आगे यूटिलाइजेशन होता है। जब यहाँ से यही होगा तो वाइटमिन बी12 का नहीं होगा, वाइटमिन बी12 कमी हो जाएगी, वाइटमिन बी12 कमी हो जाएगी तो आपको वाइटमिन बी12 देना होगा, क्योंकि आपने गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया है। और जो रेगुलर वाइटमिन बी12 का इंजेक्शन देना ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके लिए 2 कंपोनेंट्स नीडेड होते हैं, एक वाइटमिन बी12 और दूसरा गैस्ट्रिक एसिड एंड इंटेंसियर फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कॉमन प्रॉब्लम इन अक्यूट फेज ऑफ हेपेटाइटिस ए, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया अक्यूट फेज में, तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होगी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, प्यूराइटिस, स्टेटोरिया या मेलेना। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की कमी होगी तो पीएम का होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। और स्टेटोरिया और मेलेना, मेलेना आपका स्टूल होता है जो क्या बोलते हैं, ब्लड लेजी या म्यूकस साथ में आना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो प्यूराइटिस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्यूराइटिस क्यों होगा कि प्यूरोटाइटिस इज ए कॉमन सिम्टम होता है किसका, हेपेटाइटिस ए का, क्योंकि ये सीवियर कम केसेस में होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, उनमें सीवियर केसेस में आपको देखने को मिलता है। जो ठीक है फ्रेंड्स, और प्यूराइटिस क्यों होता है, प्यूराइटिस इसलिए होता है क्योंकि सीवियर केसेस में जो बिलिरुबिन होता है, क्या होता है, जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन वो क्या है, इन स्किन बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डअप, जब बिलिरुबिन लेवल जब भी हमारी बॉडी या स्किन के अंदर बढ़ता है तो क्या है, हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या वो आपको देखने को मिलेगा, इरिटेशन एंड इचिंग देखने को मिलता है। और प्यूराइटिस का मीनिंग भी यही होता है कि इचिंग होना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नॉर्मल CSF कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अपना जो CSF होता है, CSF के अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एक्सेप्ट। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। WBC भी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इंसुलिन होते हैं, बट RBC नॉट प्रेजेंट इन द CSF कंटेंट्स, ठीक है।
नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन CSF, जो CSF होता है उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर स्टोर कर सकते हैं जब हमें उसे किसी लैब में सैंपल्स को भेजना होता है। नोट करके ध्यान रखना, अगर किसी को CSF आपको भेजना है सैम्पलिंग के लिए तो किसी भी टेम्परेचर, कोई नहीं, नॉर्मल अपना जो होम इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसे भेज सकते हैं, ऐसा कोई इशू पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन CSF, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ठीक है, तो कितना होता है फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर 45 से 80 मिलीग्राम DL होता है जो CSF ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अर्ली साइन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस एक डिजीज़ होती है, ठीक है, और जिसमें अपना कौन सा सिस्टम डिफेक्ट होता है प्लीज़ एक बार, और कौन से क्रेनियल नर्व। सो प्लीज़ एक बार राइट आंसर ज़रूर बताएं। क्या फिल्म रोलिंग देखने को मिलेगा, या फिर पटोसिस, या फैटिगो इम्प्रूव एंड ऑफ द डे, या RD होगा? तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए। जब भी माइस्थेनिया ग्रेविस की बात हो तो सबसे पहले आपको पटोसिस देखने को मिलता है। Which among the following help to find extent of माइस्थीनिया ग्रेविस? ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में सबसे ज़्यादा among find of the help in extent of the ग्रेविस, टोसिस, रेस्पिरेटरी, इंक्रीज डोपामिन लेवल, या मसल रेजिडिटी? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा? मसल रेजिडिटी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस होता है उसमें सबसे ज़्यादा मसल रेजिडिटी देखने को मिलती है। अर्ली साइन इन पार्किंसंस डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है, पार्किंसंस डिजीज़ के जो अर्ली साइन होता है वो क्या होता है? एमनेसिया होता है, या टोसिस होता है, डिमेंशिया होता है, या पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड? ठीक है फ्रेंड्स, तो टोसिस आपको अभी बताया था MG माइस्थीनिया ग्रेविस का था, ठीक है, और पिल रोलिंग जब उम्र 55 प्लस हो जाती है या 60 प्लस हो जाती है तो ओल्ड पर्सन जब अपने चेयर्स पर बैठे रहते हैं तो उंगलियों को टर्न ओवर करते रहते हैं स्लो स्लो, तो उसे ही हम पिन रोलिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पार्किंसंस डिजीज़ में। पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन गिवन आफ्टर स्टेप्टेक्टोमी। सो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। कल भी मैंने आपको पोजीशंस का टॉपिक पढ़ाया था, बट आपके काफ़ी बच्चों का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, काफ़ी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया कि थोड़ी पढ़ाई जाए। तो आप लोगों को क्वेश्चंस ही हैं तो पर डे हम आपको क्वेश्चन ही देंगे, बट एक बात ध्यान रखना, थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी आप क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर पाओगे। थ्योरी क्लियर होगी, क्वेश्चंस आराम से इजी वे में हो जाते हैं। पोजीशंस को कल पढ़ाया था, पोजीशन का कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप ये देखिए कि मीनिंग क्या होता है, स्टेपेक्टोमी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, शायद आप अगर थोड़ा सा वो देखो तो स्टेप दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? स्टेप। तो स्टेप मतलब होते हैं अपनी कान की सबसे छोटी बोन्स, कौन सी? स्टेपिस। मेलस इनकस स्टेपिस, जिसे हम मिस के नाम से जानते हैं, मेलस इनकस स्टेपिस मिस, और सबसे छोटी भी होती है कान की, उसे बोलते हैं स्टेपिस। और जब हमारे कान की जो हड्डी होती है उसको रिमूव आउट करना, क्या है? रिमूव आउट करना, रिमूव आउट ऑफ ए स्मॉल बोन नॉन इज द स्टेपिस। ठीक है, तो उसको हम स्टेपेक्टोमी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अब इसको ऑपरेट आपने किया है, तो अब आप ही बताइए, जब आपके कान को आपने वो कराया तो कहाँ, कौन सी, किस तरह पोजीशन दोगे? तो क्या मरीज़ को आप उल्टा कर दोगे या लेटरल करोगे? ठीक है, कौन सा लेटरल करोगे? राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल? तो ये तो दे ही नहीं रखा।
अफेक्टेड साइड करोगे या नॉन अफेक्टेड साइड करोगे। तो कल मैंने आपको बताया था किस पार्ट में आपको अफेक्टेड साइड देनी है, किस में अनअफेक्टेड साइड देनी है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर एक बार ज़रूर बताएं कि क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अनअफेक्टेड साइड। प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं कि आपको अब तक का सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़। नॉर्मल रेंज ऑफ आईसीपी, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन छाप लेना, लिख लेना, ये आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स एक बार मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। लाइक शेयर करने में भी पता नहीं आपको जोर लगता है क्या, एक अंगूठा है तो नीचे लगाना और बस वीडियो देखनी। तो प्लीज़ यार इतना तो कर दिया करो। नॉर्मल रेंज आईसीपी, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? सो प्लीज़ एक बार राइट आंसर बताइए। इंक्रीज आईसीपी या आईसीपी कितना होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 एम ऑफ एसजी। अगर इससे मोर देन हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इफ़ हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज देन इट नॉन एज, अगर हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया है तो आप उसे क्या बोलोगे? पैराप्लेगिया, क्वाड्रप्लेगिया, पैराप्लेजिया या हीमोप्लेजिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर हाफ बॉडी की बात करें, कभी भी अगर हाफ बॉडी की बात हो तो आप हीमोप्लेजिया बोलते हैं। क्वाड्रप्लेजिया लोअर अपर अपर दोनों चारों तरफ का हो जाता है तो हम क्वाड्रप्लेजिया होते हैं। पैराप्लेगिया और पैरालाइसिस तो मतलब लकवा मारना होता है, लेकिन अब लकवे में कौन सा मारा है? आधा मार रहा है, वन साइड, टू साइड, ये सारी चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ ऑल द 4 लिम्स आर पैरालाइटिस देन इज नोवर, ठीक है, किसी पेशेंट की बहुत 4 लिवर्स अप और डाउन चारों हो गई हैं। मैंने जो बताया था कि 4 हो जाए तो किससे? हीमाप्लेजिया, पैराप्लेगिया, पैरालाइसिस या क्वाड्रप्लेजिया। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वाड्रप्लेजिया। ये टूटू है, ठीक है, ये क्या है? इसको लकवा मार गया है। लकवा क्या होगा कि अपर भी हो गया और लोअर भी हो गया, दोनों पार्ट्स का ही हो गया है। अब दोनों पार्ट्स मतलब 1 2 3 4 4 हो गए और 4 हो जाएंगे तो किस में आएंगे? क्वाड्रप्लेजिया। और अगर यही बात करें हाफ का, ठीक है, तो ये हीमाप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इफ़ बोथ लोअर लिम्स आर पैरालाइसिस देन इट नॉन एज, ठीक है, तो मैंने आपको क्वाड्रप्लेजिया, हीमोप्लेजिया बता दिया है, ठीक है। तो क्वाड्रप्लेजिया, पैराप्लेजिया, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए और राइट आंसर क्या होगा? पैराप्लेगिया। जीबीएस, सॉरी फ्रेंड्स, आपको ये लगता होगा कि वीडियो बनाते हैं जो काफ़ी बार फ़ोन आ जाते हैं, तो फ़ोन आने का रीज़न ये है कि मैं क्लिनिक पे रहता हूँ, जब काफ़ी मरीजों के या फ़ोन आ जाते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। सो जॉब पे रहते रहते वीडियो बनाते हैं तो वहीं आपको शायद इसलिए, सो प्लीज़ सॉरी बी अगेन। जीबीएस, गुलन-बेयर सिंड्रोम डिजीज़, ठीक है, इसे आप ऑस्मोसिस भी बोल सकते हो, ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ऐसे ये डिजीज़ लोअर टू अपर बॉडी की तरफ जाती है, तो आप इसे ऑस्मोसिस नाम भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे लोअर पार्ट से होती हुई और अपर पार्ट को अफेक्टेड करती है, ठीक है, जिसे हम गुलन-बेयर सिंड्रोम्स कहते हैं। और ये लोअर से पेरिफेरल सिस्टम तक, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे ही हमारा ऑस्मोसिस होता है, वो भी हमारा लोअर से लेकर अपर तक के जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं भी शायद ये चीज़ आपको इजी लगी हो और शायद भूल भी नहीं पाओ, ठीक है। तो ये ब्रेन की रीज है, क्रेनियल नर्व की, स्पाइनल कॉर्ड्स की, सीके स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पेरीफेरल नर्व, ठीक है फ्रेंड्स। इंट्राक्रैनियल हेमरेज मोस्ट कॉमन अकर, ठीक है, जो आईसीएच
क्या है, ICH जिसे हम बोलते हैं, मोस्ट कॉमन देखने को आपको मिलता है सेरिबेरम, पॉन्स, सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कोई आदमी या कोई महिला पुरुष कोई भी अगर वो हैंकी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे रस्सी बांधना, मतलब गले में वो लटकते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले बॉडी का ऑर्गन्स डिफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। और विद इन 5 मिनट के अंदर ही ये मतलब क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले यहाँ की बोन्स टूटती है, और ये वो बोन टूटते ही मेडुला ऑब्लांगेटा को वो रैप्चर्ड करती है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है अपना, वो किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आदान प्रदान करता है। जो वो ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं जाएगा तो आगे ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होगा, तो इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा, सेरिबेलम। अर्ली फीचर्स ऑफ अल्जीमर डिजीज, तो अल्जीमर डिजीज़ का अर्ली साइन क्या है? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है। और हमारी टीम्स के द्वारा शानदार कोर्स आपको अवेलेबल है। ओनली 301 रुपये में आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स ओनली PDFs चाहिए, ये चाहिए, तो भी आप 101 रुपये में कर सकते हो। नीचे कमेंट्स वो लिंक्स में आपको नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कॉल मैसेज करके रिसीव कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अर्ली फीचर्स ऑफ अल्जीमर्स डिजीज़। अल्जीमर डिजीज़ कौन सी उम्र की है? तो ये सबसे ज़्यादा आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को क्या हो जाता है? तो इसमें पेशेंट को मेमोरी प्रॉब्लम एंड माइल्ड कन्फ्यूज़न, तो इसमें पेशेंट को मेमोरी लॉस हो जाती है और माइल्ड कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। पिपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कंट्रोल बाय क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका आया था एम्स 2023 में नॉरसेट में, बट वहाँ क्वेश्चंस की थीम कुछ और अलग थी। डायबिटिक पेशेंट था और उसको डायबिटिक अगर है तो उसको सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होने वाला, तो उसमें डैमेज जो होती है वो ओकुला मोटार होती है नर्व। ठीक है, तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन करके था। बट यहाँ पे क्रेनियल नर्व पूछिए तो आपकी होगी थर्ड क्रेनियल नर्व होती है ओकुलोमोटर। सेशन को एंजॉय करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, जुनून को कंटिन्यू ऐसे ही बरकरार रखें। ठीक है, वो सब होगा जो आप चाहते हो। अब के जब दीपावली है, नवरात्र हैं, जिन्होंने जो भी कर रखा है, सब प्रॉमिस करें कि है गॉड अगली बार हमें ऐसा हो कि हम गवर्नमेंट जॉब लग के और ये सारी चीज़ें कर रहे हों, जैसे दीपावली मनाना और अपने क्या बोलते हैं, अपने माता पिताओं से वादा करना कि हाँ मम्मी पापा के मैं आई कैन डू इट। ठीक है, नर्व इन्वॉल्व इन फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? पेरिनियल नर्व, अल्नर नर्व, ब्रेकियल या मीडियल नर्व? तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पेरिनियल नर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस शुड द नर्स केयरफुली मॉनिटर ए क्लाइंट विद अक्यूट पैनक्रेटाइटिस? अगर किसी को अक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो गया है तो आप सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कौन से को मॉनिटरिंग करेंगे? फ्रेंड्स, आप सिरोसिस को करोगे। सिरोसिस कौन सा सिरोसिस, किस चीज़ का सिरोसिस नहीं दे रखा है तो नहीं होगा। पेप्टिक अल्सर्स भी नहीं होंगे और माइडोफिलर इन्फेक्शन होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निमोनिया। आफ्टर गैस्ट्रिकोस्कोपी, ठीक है, आपने किसी को गैस्ट्रोस्कोपी की है, ठीक है, यहाँ पे, और आपने यहाँ से गैस्ट्रोस्कोपी की है, आपने वोल्वेट किया है, ठीक है। अडेप्शन दैट इंडिकेट मेजर कॉम्प्लिकेशन करने के बाद आपको क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? डिफ़िकल्टी स्वलोइंग, इंक्रीज जीआई मोटिलिटी या अब्डोमिनल डिस्टेंशन? तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए। राइट आंसर अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। अब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों? मे बी पेन, इंडिकेट परफोरेशन, कॉम्प्लिकेशन, लीड टू पेरिटोनियटाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स। नर्स ट्रेसा टीच ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर टू टेक ओरल फ्लूसामाइड इन द मॉर्निंग। द रीजन फॉर दिस इज टू हेल्प। ठीक है, एक पेशेंट है जो क्या है, हार्ट फेलियर, क्या है,
हार्ट फेलियर का मरीज़ है, ठीक है, और उसको क्या चल रहा है, उसको क्या दे रहे हो आप, फ्रूसामाइड दे रहे हो। ओरली क्या चल रही है, फ्रूसामाइड मॉर्निंग में दे रहे हो। तो क्या रोल होता है फ्रूसामाइड का, ये आपका प्रिवेंशन करती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, या एक्सीक्रेट एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूलेट एट द नाइट, या प्रिवेंट स्लीप डिस्टर्बेंस, या रिटेड रैपिड ड्रग एब्जॉर्वेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये एक्सीक्रेट करते एक्सेसिव फ्लूइड्स एक्यूमुलेट एट द नाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार खुश होकर मुस्कुराकर ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और एक बार कल वाली क्लास जो पोजीशन की थी, वो थ्योरी की क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट्स करें। थ्योरी की क्लास चाहिए आप लोगों को, आप बता देना। कम्युनिटी से ही स्टार्ट कर देंगे, और पर डे आपको फिर कम्युनिटी के हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक होगा, मान लीजिए आपको प्रिवेंशन पढ़ाया है, कुछ भी हो, एनीवन, या अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हुआ, या अपना कोई डिजीज़ हुई, टीबी उठा ली, कुछ भी उठा ली, उससे रिलेटेड जो जो मोस्ट चीज़ें होंगी वही आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत शानदार लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ वो शानदार टेस्ट सीरीज भी इस पर मिलेगी, पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, कोर्स भी आपको मिलेगा। सो प्लीज़ ज़रूर रिसीव करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कल और बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।